फडणवीस दीदी, देखिए इस बार शताब्दी वर्ष है आरएसएस का। 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के। you've completed 55 years of age। लगभग आरएसएस की आधी हिस्ट्री आपने खुद अपने सामने विटनेस करी है फडणवीस जी। सुना है कि आरएसएस की शाखा आपके घर के सामने लगती थी। जी, नागपुर में कोई प्लेग्राउंड था। जी। क्या उम्र थी, कब से जाना शुरू किया आपने शाखा में? देखिए, मुझे जो याद पड़ता है तो जिस समय इमरजेंसी हुई तो इमरजेंसी के समय संघ पर बैन लगा था और 77 में इमरजेंसी हटी। और इमरजेंसी हटने के बाद इमरजेंसी में भी शाखा लगती थी। मैं बहुत ही छोटा था, शायद किसी के घर पे लगती होगी। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो जो पहली शाखा हमारे घर के सामने लगी उसमें मैं गया। मैं 7 साल का था, मैं उस शाखा में गया और तब से मैं शाखा मेरा जाना शुरू हुआ। 7 years of age। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब 7 साल से शाखा में जा रहे हैं आप। तो उसको शिशु कहते हैं, शिशुगण होता है वहाँ पर। तो शिशु के रूप में मैंने शाखा में जाना चालू किया। ओके। क्या सिखाते थे शाखा में उस वक्त? देखिए, अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें या शाखा की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर हमको छत्रपति शिवाजी महाराज सीखने को मिले, क्योंकि वहाँ जो कहानियाँ बताई जाती थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बताई जाती थी। अच्छा। वहाँ जो कहानियाँ बताई जाती थी वो हमारी महाभारत की, रामायण की कहानियाँ बताई जाती थी, जो हमारी एक उज्जवल परंपरा है। उस परंपरा को हमारे सामने रखा जाता था और राष्ट्रवाद की बात हमको वहाँ सिखाई जाती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक प्रेरणा जो मुझे मिली है, राष्ट्रवाद की प्रेरणा हो, चाहे एक हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के साथ जो जुड़ाव हो, हमारी जो हिंदू जीवन पद्धति है उस जीवन पद्धति की जो महानता है उसको सीखना हो, ये सारी चीज़ें बचपन से वहाँ मैंने सीखी। इसलिए अगर हम लोग अलग अलग प्रकार से मारुति स्तोत्र, जैसे हम लोगों को पता है कि हनुमान चालीसा जैसे नॉर्थ में सब जगह गाया जाता है, वैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मारुति स्तोत्र कहा जाता है। तो ये मारुति स्तोत्र हम वहाँ सीखे, या ऐसी कई चीज़ें कि जिससे एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, ऐसी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली। वे ऑफ लाइफ के बारे में क्या सिखाते हैं शाखा में? व्हाट डू दे टेल यू हाउ टू लिव योर लाइफ? देखिए, सबसे महत्व की बात जो संघ सिखाता है या जो हमको सीखने को मिली उसमें, क्योंकि संघ ये व्यक्ति निर्माण का केंद्र है, ये संस्कारों का केंद्र है और इसका सबसे बड़ा संस्कार है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हम जैसे एक व्यक्तिगत हमारा जीवन है वैसे हमारा एक राष्ट्र जीवन है, और केवल व्यक्तिगत जीवन हम लोग जिए इससे काम नहीं चलेगा। व्यक्तिगत जीवन के साथ समाज जीवन और राष्ट्र जीवन, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमको जीना होगा। और फिर ये राष्ट्र जीवन क्या है ये संघ हमको समझाता है, समाज जीवन क्या है ये संघ हमको समझाता है, और उसके साथ साथ संघ में समरसता, इसको एक बहुत महत्व दिया गया है। देखिए, कई बार संघ के ऊपर लोग आरोप करते हैं, लेकिन चूंकि हम बचपन से संघ में जाते थे तो जाति व्यवस्था क्या हमको पता नहीं था, ये तो बहुत बाद में पता चला, क्योंकि संघ ये समरसता का केंद्र है। संघ ने हमेशा ये सिखाया कि जाति के आधार पर व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, व्यक्ति ये गुणों से ही बड़ा होता है, और ये समरसता का भाव ये हम लोग संघ में ही सीखे, संघ ने हमको ये सिखाया, और इसलिए हमारे व्यवहार में भी समरसता है। हमको अलग से पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए समरसता लाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ऐसी क्या, अगर मैं पूछूं फडणवीस जी से कि ऐसी क्या 3 चीज आपने वहां सीखी, जो संस्कार जो आपने उस शाखाओं में सीखी होंगी, जो आप आज भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रवाद एक ऐसा संस्कार है जो जिंदगी भर हमारे काम आएगा, समरसता एक ऐसा संस्कार है जो जीवन भर हमारे काम आएगा, और हमारे जीवन मूल्यों को जीना ये संघ ने हमको सिखाया। मूल्यों के साथ जीना और जीवन मूल्यों को सीखना, ये दोनों अलग अलग चीजें। मूल्यों के साथ जीने का अर्थ यह है कि आपके सामाजिक जीवन में और आपके राष्ट्रीय जीवन में जो हमारी संस्कृति के शाश्वत मूल्य है उन मूल्यों के साथ आप जिए, इस बात को हमें सिखाया गया है। और इसीलिए आप देखिए, सामान्यतः
मैं किसी पद पर रहूं या न रहूं, मेरे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। जी। इसका कारण संघ है, क्योंकि संघ ने हमेशा ये सिखाया है कि ये जो पद है ये एक जिम्मेवारी है, ये कोई आपको अलंकार के रूप में नहीं मिला है, आप राजा नहीं बने हैं। और अगर आप अपने आप को राजा भी समझते हो तो राजा किस प्रकार का होना चाहिए? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा होना चाहिए कि जो राजा तो थे लेकिन उनमें ऐसी विरक्ति थी कि उन्होंने कभी पद का भोग नहीं लिया। तो इस प्रकार की कहानियां हमको हमेशा सुनाई गई। इसलिए किसी भी पद पर जाने के बाद एक वो हमारे मन में ये हमेशा रहता है कि भाई हम बड़े नहीं बने हैं, हमको एक जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी का निर्वाह हमको करना है। विरक्ति का भाव तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि विरक्ति दो प्रकार की होती है। एक विरक्ति ये होती है कि आप संसार को छोड़ दें, और दूसरी विरक्ति जो प्रभु श्री कृष्ण ने हमको बताई है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सामान्य व्यक्ति के लिए वो विरक्ति महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी चीज में अटके नहीं, हम लोग उस चीज से विरक्त होने की शक्ति रखें। तो मुझे लगता है कि वो अगर हम कर पाए, जैसे आपने देखा होगा मेरे जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में, मैं विपक्ष में 15 साल रहा और मैंने बहुत एक जिसको कह सकते हैं ताकत के साथ विरोध किया। मैं उसके बाद मुख्यमंत्री बना तो मैंने मुख्यमंत्री का चोला पहना। जिस दिन मुख्यमंत्री से विपक्ष का नेता बना जी, एक दिन भी मैं मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं रहा, या मैं कोई बड़ा था इस भूमिका में नहीं रहा। दूसरे दिन से मैंने विपक्षी नेता का चोला पहना, विपक्षी नेता से मैं उप मुख्यमंत्री बना। तो एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मुख्यमंत्री था अब उप मुख्यमंत्री हूं, मैं बिल्कुल उप मुख्यमंत्री के चोले में चला गया और वहां से वापस मुख्यमंत्री बन गया, तो इस चोले में आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि जो आपको भूमिका मिले उस भूमिका में पूरी ताकत से जुड़ जाओ।